तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की इम्पोर्टेंट क्लास। दोस्तों, इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे हम बीएनएस बोलते हैं। 2023 की सीरीज पूरी हम इसके हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। ये पहला वीडियो है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और बाकी हम मेहनत करते ही हैं आपको समझाने के लिए और आप अच्छे से समझेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जनरली पूछ लेते हैं, अपराध क्या है? व्हाट इज क्राइम? तो आज समझ लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। अपराध को परिभाषित कीजिए। डिफाइन क्राइम। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 2 सब क्लॉज 24 के अनुसार अपराध को किसमें डिफाइन किया गया है? धारा 2 सब क्लॉज 24 के अनुसार ऐसा प्रत्येक कृत्य या कृत्य का लोप अपराध होगा। ऐसा प्रत्येक कार्य अपराध होगा जिसके लिए न्याय संहिता में दंड का प्रावधान है। अब देखो, अपराध क्या है कि आपने कोई कार्य किया और वो न्याय संहिता में दंड का प्रावधान में रखा गया है। ठीक है, कि आप ये करते हैं तो आपके लिए इतना दंड दिया गया है, तो वो अपराध है। ठीक। तो भारतीय न्याय संहिता में जिस कार्य को अपराध माना गया है, दंड का प्रावधान है, उस कार्य को करने के बाद आपको दंड मिलेगा, तो वो अपराध की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे विभिन्न विद्वानों जो बहुत विद्वान हुए हैं, जूरिस्ट हुए हैं, उनके द्वारा अपराध को विभिन्न ढंग से परिभाषित किया गया है। क्योंकि जब अलग अलग जूरिस्ट हैं, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छे समझेंगे कि अलग अलग जूरिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। तो उन्होंने अपराध को अपने अपने हिसाब से बताया है। बेसिक सा मतलब ये है, अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य है। अपराध जो होता है क्राइम, वो विधि द्वारा, लॉ द्वारा एक दंडनीय है, पनिशमेंट है कार्य। ठीक है, क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध एवं लोकहित के लिए हानिकारक है। जो कार्य क्राइम होता है वह लोकहित के लिए हानिकारक होता है और वो अधिनियम द्वारा निषिद्ध होता है, रोका जाता है कि भाई ये कार्य मत करना आप, नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, किसी को मारना नहीं, नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से बना रहे। तो आप समझ गए होंगे। आगे जो ब्लैक स्टोन के अनुसार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, व्हाट इज क्राइम, तो आप इतनी परिभाषा लिख देना सेक्शन के साथ, प्लस ये जो जूरिस्ट हैं इनकी परिभाषा भी साथ में लिख देना, तो अच्छे से इम्पेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ब्लैक स्टोन के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य या कार्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो। मतलब जो सार्वजनिक विधि बनाई जाती है, सबके लिए जो विधि बनाई जाती है, जैसे अब बताओ एक चीज है, सार्वजनिक वित्त का मतलब जो भारतीय न्याय संहिता है 2023, ये सबके लिए है कि नहीं? जो भारत में रहता है हर एक आदमी के ऊपर ये लागू होती है। तो जो सार्वजनिक वित्त है, ब्लैक स्टोन जी ने कहा कि जो सार्वजनिक वित्त के उल्लंघन में किया गया कार्य हो, सबके लिए बना दिया गया वित्त, उसके उल्लंघन में अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है। स्टीफन के अनुसार, स्टीफन जी ने क्या बताया? संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध है। जो सभी समाज के लिए एक अधिकार बनाए गए हैं, राइट्स बनाए गए हैं, क्योंकि हर एक आदमी को अच्छे से जीवन जीने का अधिकार है। अब उसको भंग करेंगे, ये राइट है ना उसका, अच्छे से जीवन जीने का अधिकार, अगर उसको भंग करेंगे तो आप एक अपराध कर रहे हैं। ठीक है। अतः अपराध के लिए कम से कम दो तत्वों का होना नितांत आवश्यक है। कि अगर कोई अपराध है, इतना हम लोगों ने समझा, तो उसमें दो तत्व होने ही चाहिए। कौन कौन से? पहला, किसी कृत्य का किया जाना या किसी कृत्य का लोप, ओमिशन, कि कोई भी कार्य आपने किया। दूसरा क्या है? दूषित आशय, कि आपका जो आशय था, इंटेंशन था, खराब इंटेंशन थी, कि आपने जो कार्य किया वो खराब इंटेंशन के द्वारा किया, खराब इंटेंशन के साथ। या दुर्भावना, ये देखो, भावना सद्भावना होती है, दुर्भावना। सद्भावना होती है अच्छे के लिए, दुर्भावना होती है खराब के लिए, कि भाई हम अगर ये काम कर दें तो इसका काम बिगड़ जाएगा। तो ये क्या है? दुर्भावना है। ठीक है, कि हम यहाँ पर फ्लोर में पानी डाल दें कि जो भी आएगा गिर पड़ेगा, तो ये क्या है? दुर्भावना के अनुसार किया गया। ठीक है। तथा इन कृत्यों या अपकृत्यों के लिए न्याय विधि में दंड नियत होना चाहिए। कि अगर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, ठीक, जो आपका दूषित आशय है,
तो आपके कार्य को न्यायविधि द्वारा दंड होना चाहिए, दंडनीय हो चाहिए, मतलब इन कार्यों या अपकृत्यों के लिए न्यायविधि में दंडनीय होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपने कार्य किया है वो गलत है, उसके साथ साथ वो न्यायविधि में दंडनीय है। ठीक है, ये भी जरूरी होना चाहिए। और किसी का कार्य किया जाना होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। ठीक है, दूषित आशय के अनुसार किया गया कोई भी कार्य जो न्यायविधि में दंडनीय है वो अपराध कहलाता है। सिंपल सी बात है। जो न्यायविधि में दंडनीय नहीं है आप उसको करिए, वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब इसके सेक्शन को ध्यान रखना, धारा 2 सब क्लॉज 24 के अनुसार है। ठीक है, अब अच्छे से आप समझ गए होंगे क्राइम क्या है। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपराध के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। ये क्वेश्चन आ गया कि अपराध के आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए। हम मान लिया हमने ये अपराध है, लेकिन उसके आवश्यक तत्व क्या है, इसको समझते हैं। अपराध के लिए निम्न आवश्यक तत्व हैं। पहला है, एक मानव जिसे एक विशेष ढंग से विधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है तथा जो दंड आरोपित करने में उपयुक्त विषय है। कि एक जो आदमी है, मानव है, वो कोई भी विधिक बाध्यता के अधीन कार्य कर रहा है जो दंड आरोपित के लिए उपयुक्त विषय है, कि ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो दंडनीय है। यह अपराध के आवश्यक तत्व है। दूसरा है, ऐसे मानव के मन में एक दुराशा है, और जो कार्य कर रहा है दंडनीय तो है लेकिन प्लस दुराशा है, मतलब उसका इंटेंशन अच्छा नहीं है, आशय उसका अच्छा नहीं है, उसको बिगाड़ना ही है, उसका खराब आशय से काम कर रहा है। प्लस तीसरा है, ऐसे आशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य, अभी उसका बुरा दिमाग है। ठीक है, और जो कार्य करने वाला है विधि द्वारा दंडनीय है। प्लस अब उसने वो आशय लेकर कोई कार्य किया, कर दिया उसने। तो चौथा है, ऐसे कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को एक क्षति हुई। अब उसने काम कर दिया, उसके बाद या एक दूसरे आदमी को क्षति हुई या संपूर्ण समाज को एक क्षति हुई। ये सब आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, मानो किसी कार्य को अपराध के रूप में विधि द्वारा दंडनीय होने के लिए किसी मानव द्वारा किया जाना चाहिए। कोई भी अपराध है विधि द्वारा दंडनीय है तो वो मानव द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा है दुराशय, मेंस रिया। मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन आपराधिक ना हो। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मेंस रिया। क्या आप कैसे जानेंगे कि उसका कार्य दंडनीय है, अपराधी है? मान लो इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, आपको देते हैं कि मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन आपराधिक ना हो। देखो, मतलब कोई कुआं में कूद रहा है या जनरली कोई गड्ढे में गिर रहा है और आप गए उसको दौड़ के पकड़ने, उसका हाथ पकड़ के आपने खींचा जोर से, ठीक है, बचाने के लिए। ठीक है, अब आपका आशय तो यहाँ बचाना था, बट वो जाके गिर पड़े, उधर कूदने की बजाय इधर गिरी तो उनका हाथ टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मन था वो आपराधिक नहीं था, लेकिन उनको हानि तो हो गई। तो अब इसके लिए वो ये नहीं कह सकती कि आपका आशय दुराशय था। ठीक है, क्योंकि आपका कार्य कोई आपराधिक नहीं था, क्योंकि आप तो बचाने जा रहे थे। ठीक है, उसका मन आपराधिक ना हो। एक्टस नॉन फिसिट रियम निसी मेंसिट रिया, अर्थात कार्य स्वयं किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन आशय वैसा ना हो। मतलब कोई भी कार्य उसको दोषी नहीं बनाता, उसका मन का आशय होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ तो मन उनका बचाने का था, अब लग गया वो अलग से, लेकिन तो यहाँ पर मन की बात, मन जरूर इंटेंशन देखा जाता है कि आपका इंटेंशन कैसा है। इसी प्रकार मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। कि कोई भी कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है, अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो वो आपका कार्य नहीं है। मान लो किसी ने आपको जबरदस्ती कनपट्टी में गोली रखकर कहा कि ताला तोड़ो जबरदस्ती, ठीक है, तो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है कि नहीं? आप नहीं चाहते कि उसके घर का ताला तोड़े, लेकिन उसके उस दूसरे ने आपकी खोपड़ी में गन लगा रखी, तो वो आपका कार्य नहीं है, वहां पर आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो जान से जा रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य है तो वो आपका कार्य नहीं है। ठीक, और बाकी ये समझ गए कि मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, उसका मन आपराधिक ना हो। तो मन भी आपराधिक होना चाहिए कार्य के साथ साथ। और बाकी हमने ऊपर आवश्यक तत्व बता ही दिए।
कि विद्वान नहीं होना चाहिए, आपका दुराशय होना चाहिए, और वो आशय को पूरा करने के लिए आपको कोई कार्य करना चाहिए। कार्य करने के बाद किसी मानव को क्षति हो या किसी समाज को क्षति हो, तो यही हमारा अपराध माना जाता है। ठीक, इसके बारे में आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, और अगर ना समझ में आए तब भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से समझाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध किए जाने के विभिन्न स्तर क्या हैं। अब कोई भी अपराध करने के लिए उसके स्टेज कौन कौन से हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम, कोई भी क्राइम करने के लिए उसकी कौन कौन सी स्टेज हैं। दोस्तों, किसी भी अपराध को मूर्त स्वरूप देने के लिए, उसके वास्तविक स्वरूप देने के लिए, या अपराध करने से पूर्व अपराधी विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है। कि अगर कोई अपराध उन्हें उसने किया तो उसके कई भी स्टेज होती हैं। तो पहले वो सोचेगा कि हमें किसे मारना है, कुछ ना कुछ कारण होगा, तब वो जाएगा व्यवस्था करेगा, फिर उसके बाद वो अपने कार्य को अंजाम देगा। उसको मूर्त रूप में पहुंचाने के लिए उसको कई स्टेजें से गुजरना पड़ता है। यदि कोई अपराध अचानक या अपरिहार्य दुर्घटना, इनवेटिबल एक्सीडेंट के रूप में घटित होता है, तो उनको उन स्तरों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। इसलिए अपरिहार्य दुर्घटना को एक सफल बचाव या अपवाद माना जाता है। अब देखो भाई, अब कोई अनजान है, अब दुर्घटना हो गई तो उससे उसका इंटेंशन इंटेंशन तो था ही नहीं भाई, इसलिए दुर्घटना को एक बचाव के रूप में माना जाता है कि उसके उससे दुर्घटना हो गई। ठीक है, उसका कोई इंटेंशन था नहीं, ना कोई रंजिश ना कुछ। तो जनरली सिंपल सी बात है यार, आदमी किसी को फालतू क्यों मारेगा। ठीक है, मारते हैं, कुछ रंजिश होती है, दुश्मनी होती है, बेइज्जती होती है, उसी कारण आदमी मारता है। ठीक है, चलते फिरते आदमी किसी दूसरे को क्यों मारेगा। ठीक है ना, तो यही पर दे रखा है कि वो एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो उसको एक बचाव के रूप में रख लिया जाता है। ना उसमें कोई स्टेज होती है, ना आशय होता है, तो बचाव के रूप में होता है एक्सीडेंट। इसलिए अपरिहार्य दुर्घटना को एक सफल बचाव या अपवाद माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार आशय एवं जानबूझकर किए गए अपराध को करने के लिए एक अपराधी सामान्यतः निम्न स्टेज से होकर गुजरता है। तब एक जानबूझकर किया गया अपराध, उसके लिए एक अपराधी निम्न स्टेजों से होकर गुजरता है। ठीक है, और एक्सीडेंट वाले में तो कोई स्टेज ही नहीं होती, अचानक आया हो गया। पहला होता है इंटेंशन, आशय। अगर आपका इंटेंशन है किसी को मारने का, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। ठीक है, रीजन उसी से पता चलता है कि उनकी मौत हो गई। अच्छा, पुलिस यही पूछती है कि कौन कौन से दुश्मन थे, क्या किसी से रंजिश थी, किसी दुश्मनी थी, क्योंकि बिना कारण किसी को आदमी छूता तक नहीं है फालतू में। ठीक है, तो आशय, एक अपराधी का आशय देखेंगे कि इंटेंशन इसका था क्यों, ये इंटेंशन होता है। दूसरा तैयारी, प्रेपरेशन होगी कि कुछ सामान ला रहे हैं जिससे मारना है, पूरी तैयारी कर रखी। तीसरा प्रयास या प्रयत्न, अटेम्प्ट करेंगे। तैयारी करने के बाद जब अटेम्प्ट किया, अपराध का निष्पादन, एग्जीक्यूशन हो जाता है। ठीक है, अटेम्प्ट कर दिया, अपराध कारित कर दिया। ये 4 स्टेज होती हैं। तो आप समझ गए हो अपराध के लिए विभिन्न स्तर के बारे में। एक्सीडेंट को अलग रखा जाता है क्योंकि उसमें इंटेंशन तो होती ही नहीं। तो 4 स्टेज होती हैं, 4 स्टेज होती हैं: इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट, एग्जीक्यूशन। आशय, तैयारी, प्रयास, अपराध। तो आप समझ गए होंगे अपराध किए जाने के लिए विभिन्न स्तर के बारे में। अब वहां पर अभी हम लोगों ने दुराशय के बारे में समझा था। ये एक अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपराधिक मन स्थिति दुराशय से आप क्या समझते हैं। तो आपराधिक मन स्थिति, कि जो अपराध करने की मन की स्थिति होती है, तो वो दुराशय से आप क्या समझते हैं, आइए समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंसरिया। दोस्तों, दुराशय अपराध का एक आवश्यक तत्व है। क्या आपराधिक मन स्थिति, जो उनकी मन की स्थिति है, अगर आपराधिक है तभी तो अपराध करेंगे, है कि नहीं। तो दुराशय अपराध का एक आवश्यक तत्व है। दुराशय का तात्पर्य दोषपूर्ण अथवा आपराधिक आशय। आंग्ल विद का एक प्रसिद्ध सूत्र है, एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंसिट रिया। कार ही किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बना देता जब तक कि कर्ता के मन में उस कार्य को करने का दोषपूर्ण आशय ना हो। कि हमने वो एग्जाम्पल दिया था, उसको खींचा हाथों से, उसका हाथ टूट गया, गिर गया,
वो तो बचाने के लिए गया था, लेकिन वहां गिरने से बगैर यहाँ पर उनका हाथ टूट गया। तो यहाँ पर जो उसने कार्य किया, तो उसके मन में दोषपूर्ण आशय तो था ही नहीं, उसको तो बचाने का था। तो मेंस रिया जो दुराशय है उसका दोषपूर्ण आशय होना चाहिए कार्य को करने के लिए मन में। अगर नहीं है दोषपूर्ण आशय तो वह दोषी नहीं है। दोषी तब होगा जब उसके अंदर दोषपूर्ण आशय होगा। अतः यह स्पष्ट है कि दुराशय किसी व्यक्ति को आपराधिक मनोवृत्ति का द्योतक है। कि जो दुराशय है वो किसी व्यक्ति की आपराधिक मनोवृत्ति बताता है कि हाँ इसका इंटेंशन अपराध करने का था, क्योंकि इसका आशय दुराशय था। ठीक है, गलत आशय था। दुराशय या आपराधिक मन स्थिति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कि अगर आपका आपराधिक इंटेंशन है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। बिना रीजन के हमने जैसे बताया कि रास्ता चलता आदमी किसी को क्यों मारेगा, ठीक है ना, जब तक कुछ लफड़ा नहीं होगा। जो ऐसे आशय को जन्म देता है, जब कोई ना कोई कारण होता है तभी आदमी उसे दुराशय में बदल लेता है कि यार इन्होंने हमारे साथ ऐसा गलत किया, हम भी करेंगे। दुराशय समानता अपराध के घटित होने का अनिवार्य शर्त है। कि अगर कोई अपराध घटित होता है तो उसके बीच में जो दुर्भावना वाली आशय होती है वो जरूर होती है। दांडिक विधि की यह मानता है कि दोषी मस्तिष्क के अभाव में किसी प्रकार के अपराध को नहीं किया जा सकता। बिना दिमाग लगाए कोई भी अपराध नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसमें दिमाग जरूर लगाया जाता है कि हाँ यार ऐसे करके ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आप आपराधिक मनस्थिति के बारे में समझ गए होंगे। एक प्रसिद्ध सूत्र है आंग्लविद का, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जंगम संपत्ति को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मूवेबल प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, पहले ये समझ लो। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो मूव करके जाती है, यहाँ से वहां ले जाया जा सकता है। ये तो एक शब्द में आप बोल सकते हैं। आगे समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 सब क्लास 21 में जंगम संपत्ति, जिसे मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, के विषय में बतलाया गया है। जंगम संपत्ति शब्दों में यह आश्रित है, इनके अंतर्गत हर भात की मूर्त संपत्ति आती है। किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हो, इनके अंतर्गत नहीं आते। जो भूबद्ध है, भूबद्ध मतलब जमीन में गड़ी हुई चीजें होती हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, वो मूवेबल नहीं है। घर को तो आप उठा के ले नहीं जा सकते। ठीक है, तो जमीन से जुड़ी हुई है, स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, स्टेबल है, वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि वह संपत्ति जो भूमि से जुड़ी ना हो, जिसे हटाया जा सकता है, कि वही मूवेबल है, उठाया लेकर चले गए, वे चल संपत्तियां कहलाती हैं। जंगम संपत्ति को ही चल संपत्ति बोलते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे किताबें, जेवर, पंखे, बर्तन आदि। किताबों को उठाकर ले जा सकता है, हाँ। अगर आपका लैपटॉप है उसको उठाकर ले जा सकता है, हाँ, ये मूवेबल प्रॉपर्टी। मोबाइल ले जा सकता है, जेवर उठाया लेकर भाग गए, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और इमूवेबल वही होती जो जिसको भूबद्ध है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी स्थायी होती है। जैसे जमीन हो गया, पेड़ हो गया। जब तक पेड़ लगा हुआ है तब तक वो इमूवेबल है, जब पेड़ काट दिया गया तो मूवेबल हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मूवेबल प्रॉपर्टी में। सिंपल सी बात, पंखे, जेवर, बर्तन, इन सबको उठाकर ले जाया गया, ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती हैं। तो आपके सामने आप बैठे हुए हैं, आपके सामने कुछ भी रखा हुआ है, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। कानों में ईयरफोन लगाए हैं, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपकी फ्रिज रखी है, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है। चलायमान होती है जो हमारी संपत्ति, वही चल संपत्ति होती है। जब तक टमाटर पेड़ में लगे हुए हैं तो वह अचल संपत्ति है। जब वो टमाटर पेड़ से हटा लिए गए तो चल संपत्ति में आ जाते हैं। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। वैसे ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी का पार्ट है, लेकिन इसमें भी दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रयास को परिभाषित कीजिए। अटेम्प्ट। अच्छा, एक बात बताइए, आपके एग्जाम कैसे जा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रयास या प्रयत्न अपराध करने की दशा में तृतीय चरण होता है। तृतीय चरण का मतलब पहला इंटेंशन हो गया, दूसरा प्रिपरेशन हो गया, तीसरा अटेम्प्ट हो गया, तो तीसरा चरण है ये। तैयारी पूरी होने के पश्चात अपराध का प्रयत्न प्रारंभ होता है।
जब आपकी तैयारी हो गई तभी, अब देखो, पहला इंटेंशन आया कि हमें लॉ का एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के बाद आपने लॉ की प्रिपरेशन की, अब आप अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा चरण हुआ कि नहीं, प्रयास। समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। प्रयास या प्रयत्न, अटेम्प्ट, आपराधिक कृत्य की दिशा में सीधा तथा प्रत्यक्ष कदम है। देखो, अटेम्प्ट एक इतना तीसरा बिल्कुल इम्पोर्टेंट कदम है अपराध के लिए। ये समझ लो बिल्कुल, आपने अटेम्प्ट किया नहीं, अपराध हो गया। क्योंकि अब आपके इंटेंशन में, आप जनरली बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, इसको समझिए। आपने सोचा दिमाग में, तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, आप गए बाजार में, मस्त आराम से कुछ भी खरीदा, कुछ पदार्थ जिसे आपका किसी को हानि पहुंचानी, तब भी तक कोई नहीं जान पाया कि आप कुछ करने जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जनरली आदमी इसी के लिए काम के लिए लेता है, ठीक है। अब जहां पर आपने अटेम्प्ट कर दिया, तो आपका इंटेंशन पता चल जाता है कि हाँ, इनका इंटेंशन ये हानिकारक करने का था, जो भी था। तो यहाँ पर एक केस है काफी इंपॉर्टेंट, आइए समझते हैं। अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य EIR 1961 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने प्रयत्न को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रयत्न का अपराध किया गया तब कहा जाता है जब उसका आशय कोई अपराध करना हो। कि आपने प्रयत्न कर दिया, अगर आपका आशय अपराध करने का है तभी वो अपराध माना जाएगा, तथा उक्त आशय के साथ उस अपराध को करने की ओर अग्रसर होकर कोई कदम उठाए गए हो। यह आवश्यक नहीं है कि अपराध पूर्ण रूप से इसलिए कारित नहीं हो सका क्योंकि वह अपराधकर्ता के नियंत्रण से परे किन्हीं परिस्थितियों ने उसे पूरा नहीं होने दिया। अर्थात प्रयत्न के अंतर्गत अपेक्षित परिणाम के प्राप्त करने का प्रयत्न सन्निहित है। किसी अपराध के लिए तैयारी कर लेने के पश्चात उसे पूर्ण करने की ओर उन्मुख होना प्रयास या प्रयत्न कहलाता है। कि दोस्तों, कि इंटेंशन और प्रेपरेशन के बाद जब तक आपका आपने अटेम्प्ट किया और आपका इंटेंशन आपराधिक नहीं था, तो वो अटेम्प्ट अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये कहना है अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य वाले केस में। दोस्तों, आप इसके बारे में समझ गए होंगे, प्रयास के बारे में, अटेम्प्ट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी बात है, इसको समझिए कि जो यहाँ पर दुराशय है, तो वहाँ पर आशय क्यों इम्पोर्टेंट है, कि आपका इंटेंशन क्या था करने का। मेन किसी को नुकसान पहुंचाने का था या बचाने का था। अगर पहुंचाने का था तभी आप एक आपराधिक कार्य करने जा रहे हैं, अगर नहीं था तो आप एक आपराधिक कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी प्रेपरेशन तक भी आपराधिक हो जाते हैं, ठीक है। कि आप अपने घर में गोला बारूद बना रहे हैं, तो ये प्रेपरेशन एक दुर्घटना की ओर अग्रसर करती है, ठीक है। इलीगल तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो ये एक आपराधिक कृत्य है, ठीक है। तो हर जगह इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आशय जो होता है आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो जब बुरा आशय से आप कोई कार्य करते हैं तो अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। इतनी देर से आपको समझा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मात्र तैयारी कब दंडनीय है, यही मैं बता रहा था ना, कि कभी कभी आप केवल तैयारी ही कर रहे हैं, वो दंडनीय हो जाता है। आइए इसको समझते हैं। आशय तथा तैयारी के समान रूप से दंडनीय नहीं है। मोस्टली तो आपका इंटेंशन आपके दिमाग में है, तैयारी कुछ भी कर ली, जरूरी थोड़ी नहीं कि वो आप उससे गलत ही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन कई कई तैयारी ऐसी होती हैं जो गलत काम को आपके दर्शाती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? परंतु निम्न परिस्थितियों में मात्र तैयारी, प्रेपरेशन दंडनीय है। कैसे? पहला, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, धारा 149 में दे रखा है कि अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध की तैयारी करते हैं तो दंडनीय है। भारत सरकार के साथ शांति रखने वाले राष्ट्र में आतंक मचाने की तैयारी करना, धारा 154 में दंडनीय है। कि जो आप भारत के मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी दंडनीय है। कूट सिक्के, काउंटरफिट कॉइन्स बनाने की तैयारी करना, धारा 181 से 182 तक, ये भी दंडनीय है कि आप नकली जाली नोट छाप रहे हैं। डकैती की तैयारी करना, सन 310 सब सेक्शन 4 में डकैती की तैयारी को भी अपराध माना गया है। आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए तैयारी की पूर्व स्थिति आशय मात्र दंडनीय है। कोई भी आपराधिक षड्यंत्र आप रचा रहे हैं, तैयारी की पूर्व स्थिति आशय मात्र दंडनीय। कोई आपराधिक षड्यंत्र है आपके दिमाग में, ठीक है।
वो समझ में आ जाता है कि आप अपराध करने जा रहे हैं, तो वो भी एक दंडनीय कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों समझ लो कि वैसे तो जनरली नहीं है इंटेंशन और तैयारी में दंडनीय, लेकिन ये स्थिति में आप प्रिपरेशन आपने कर दिया, समझ लो आप दंडनीय हो गए, आप दंड के भागीदार हो गए, आपको दंड मिलेगा हमारे भारतीय न्याय संहिता के द्वारा। तो आप इसके बारे में आप समझ गए होंगे मात्र तैयारी कब दंडनीय है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रयत्न कब दंडनीय है? व्हेन अटेम्प्ट इज पनिशेबल। भारतीय न्याय संहिता अपराध करने के प्रयत्न को दंडनीय घोषित करती है। क्या अगर कोई अपराध आपने प्रयत्न कर दिया, अपराध करने के प्रयत्न को दंडनीय है, कोई अपराध करने के लिए आपने अटेम्प्ट कर दिया। प्रयत्न अपराध करने की दिशा में उठाया गया एक कदम होता है। अपराधी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, परंतु कुछ कारणवश अर्थात किसी बाह्य कारण से जो उसके नियंत्रण से परे था, जिससे वो अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है, तो यह कहा जाता है उसने अपराध को प्रयत्न किया है। अब समझो किसी अपराधी ने गोली चलाई किसी आदमी पे, वो बच गया, तो लेकिन उसका अटेम्प्ट तो कर दिया ना वो अपराध, तो भी दंडनीय होगा। ठीक है, उसको मारने की कोशिश करी, भले गोली न लगी हो, गोली बगल से चली गई हो, लेकिन उसका अटेम्प्ट एक अपराधी था, इस वजह से वो दंडनीय है। इसमें केस उच्चतम न्यायालय ने अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य के मामले में बताया कि यह अब निर्धारित किया कि तैयारी पूर्व होने के बाद, देर कुत्ते भौंक रहे, के मामले में यह अब निर्धारित किया कि तैयारी पूरी होने के बाद प्रयत्न आरंभ होता है एवं किसी कृत्य का किया जाना अपराध के निमित्त अगला कदम होता है, जो सदैव दंडनीय है। क्या आपकी तैयारी होने के बाद आपने कोई प्रयत्न कर दिया, तो उसका अगला कदम दंडनीय है। तो यह आप समझ गए होंगे प्रयत्न कब दंडनीय होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अपराध और नैतिकता में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्राइम एंड मोरालिटी? अपराध और नैतिकता में क्या संबंध है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि विधि और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किंतु यह एक आम धारणा है। विधि में मुख्यतः दंड विधि के अंतर्गत समाविष्ट अपराध अनैतिक स्वरूप का होना आवश्यक है, कि जो अपराध होता है वो अनैतिक होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक अपराध आवश्यक रूप से एक अनैतिक कृत्य होगा। जो अपराध किया जाता जाएगा ना, वो मोरालिटी के नहीं, इमोरालिटी होता है। परंतु वास्तविकता के धरातल पर ऐसा नहीं है। दंडविधि के अंतर्गत अपराध ऐसा कृत्य है जो दंड संहिता के अधीन दंडनीय है। जो अपराध एक ऐसा कार्य है जो दंड संहिता के अधीन दंडनीय माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई कार्य अपराध है या नहीं, यह नैतिकता या अनैतिकता पर निर्भर नहीं करता। कि ऐसा नहीं कि ये मोरालिटी में है, अच्छा ये यार भाई अपराध नहीं है। हमने बता दिया कि जो न्याय संहिता में दे रखा है दंडनीय है कार्य, वो अपराध की कैटेगरी में आता ही आता है। अब वो मोरालिटी है या इमोरल है, इसके बारे में सोचना अलग बात कॉन्सेप्ट है। इसीलिए क्राइम और मोरालिटी अलग अलग बात है। ठीक है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसे न्याय संहिता के अधीन दंडनीय अपराध माना गया है या नहीं। अब वो मोरल है इमोरल है, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि वह न्याय संहिता के अधीन दंडनीय अपराध है, माना गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए गर्भपात करा देना अनैतिक कार्य होते हुए भी गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 का अधीन इसे वैधता प्राप्त है। कि अगर कभी कभी, वैसे तो जो गर्भपात कराना अनैतिकता है, इमोरलिटी है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जो चिकित्सीय समापन के लिए, कैसी बीमारी के लिए गर्भपात कराया जा सकता है, कभी कुछ सिचुएशन होती हैं, तो उसके लिए वो अधीन वैधता प्राप्त है, वैधानिक है। कि अगर माँ को बचाने के लिए, बीमारी को हटाने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाया गया है तो वो वैध है। ठीक है, यह बेसिक्स अंतर है अपराध और नैतिकता में। क्योंकि अपराध जो होता है न्याय संहिता में दंडनीय है तो माना जाएगा। अब वो नैतिक हो या अनैतिक हो, इतना सिंपल सा शब्द है। आगे चलते हैं, जो हमारा ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, एक्ट डन इन गुड फेथ।
आपका जो सद्भावना पूर्वक कार्य किया गया था गुड फेथ द्वारा, वो कितना इंपॉर्टेंट है पूरी भारतीय न्याय संहिता में। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और दोस्तों इसके हम और पार्ट लाएंगे, भी इसको समझते हैं। सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, एक्ट डन इन गुड फेथ। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 सब क्लॉज 11 के अनुसार कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है जो साम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। अगर बात वही सद्भाव पूर्वक कही जाएगी जो सतर्कता और ध्यान पूर्वक की गई हो, ठीक है, विश्वास लायक हो। इस धारा में दी गई परिभाषा नकारात्मक है, अर्थात कोई कार्य तब तक सद्भाव पूर्वक किया गया नहीं माना जाएगा जब तक कि वह उचित सावधानी और ध्यानपूर्वक ना किया गया हो। कि देखो, सद्भाव पूर्वक कब माना जाएगा कि आप उचित सावधानी से और ध्यानपूर्वक कार्य करें, तो वही एक गुड फेथ वर्क होता है, ठीक है, सद्भाव पूर्वक आपने काम किया। दोस्तों एक केस है पूनम वर्मा बनाम डॉक्टर अश्विनी पटेल 1996। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया, यह बताया कि यदि कोई होम्योपैथिक चिकित्सक किसी रोगी का इलाज एलोपैथिक दवाइयों से करता है, वो जो डॉक्टर है वो होम्योपैथिक का है और रोगी का इलाज कर रहा है वो एलोपैथिक की दवाओं से, जिसके लिए वह क्वालिफाइड नहीं है। होम्योपैथिक के लिए तो क्वालिफाइड है लेकिन एलोपैथिक के लिए क्वालिफाइड नहीं है, और इसके परिणाम स्वरूप रोगी और अधिक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। तो ऐसी दशा में उक्त होम्योपैथी चिकित्सा का कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया नहीं माना जाएगा, अपितु उसे घोर असावधानी का दोषी माना जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, आप डॉक्टर हैं तो आपने होम्योपैथी कर रखा है तो उसका आप इलाज करिए। आप एलोपैथी की दवा, आपका इंटेंशन तो सही है लेकिन आपकी एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है एलोपैथी देने की, तो आपका कार्य घोर असावधानी या दोषी का माना जाएगा। तो ये होता है सद्भावपूर्वक कार्य, ठीक है, कि आपका गुड फेथ होना ही चाहिए। और गुड फेथ कैसा, सावधानी और ध्यानपूर्वक। अब देखो होम्योपैथी के डॉक्टर थे, ये एलोपैथी की दवा ना देते, एलोपैथी के डॉक्टर के लिए सजेस्ट कर देते, तो एक केस था, इंपॉर्टेंट केस है, तो इस वजह से उन्हें घोर असावधानी का दोषी माना गया, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन लास्ट था, सद्भावपूर्वक कार्य। इसके हम और भी वीडियो लाएंगे और भी क्वेश्चन लाएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्या आपको समझ में नहीं आया उसको हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम और अच्छे समझाएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसका अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अच्छे से जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर हर वीडियो की पीडीएफ बनाते हैं, उसको वहीं पर अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने आप से वीडियो के साथ साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।